नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के इस अंक में हम बात करेंगे सर्वेक्षण और अन्य जियो पोजिशनिंग आंकड़ों के लिए देश में स्थापित किए जा रहे कोर्स नेटवर्क की, और साइंस टूर में आपको ले चलेंगे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को घोषित किया महामारी। 100 से भी अधिक देशों में फैल चुका है संक्रमण। देश की बड़ी परियोजनाओं और नई पीढ़ी के अपग्रेडेड राजस्व नक्शे बनाने में होगी आसानी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने की नया नेटवर्क स्थापित करने की पहल। करेंसी नोटों की जालसाजी रोकने के लिए नई सुरक्षा स्याही विकसित। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने देश में ही बनाई 2 रंग देने वाली स्याही। और साइंस टूर में होगा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की का दौरा। मजबूत राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है संस्थान। अब खबरें विस्तार से। नोवल कोरोना वायरस इस साल की शुरुआत से ही सुर्खियों में रहा है। 3 से 4 महीनों के थोड़े समय में संक्रमण 100 से अधिक देशों में फैल गया है और प्रतिदिन नए मामलों को टैली में जोड़ा जा रहा है। कोविड-19 के प्रसार और गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार इसे महामारी घोषित कर दिया है। महामारी क्या है और इस घोषणा के साथ क्या परिवर्तन होता है? आइए अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी रिपोर्ट। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान से फैले नोवल कोरोना वायरस ने अब 114 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 11 मार्च को इस वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम ने कहा कि हमने कोरोना जैसी बीमारी कभी नहीं देखी। यह बीमारी खतरनाक स्तर तक फैल रही है। WHO ने इसकी सक्रियता को लेकर भी चिंता जताई। इससे पहले जनवरी में नोवल कोरोना वायरस को लेकर WHO वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित कर चुका है। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने 15 अप्रैल तक भारत के लिए सभी पर्यटक वीजा रद्द करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सड़क के रास्ते देश में आने जाने वालों की जांच के लिए भी सीमा पर चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने और उससे बचने के उपायों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे गैर जरूरी विदेश यात्राएं न करें। अगर वो कहीं से भी यात्रा कर लौटते हैं तो उन्हें 14 दिन तक अलग रखा जा सकता है। चीन, इटली, ईरान, साउथ कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से आने वाले यात्रियों पर ज्यादा नजर रखी जा रही है। लेकिन क्या कोरोना वायरस सभी के लिए एक समान खतरनाक है? ये जानने के लिए हमने बात की एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। तो नॉर्मली जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें यही है कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम से लेके 5 से 7 दिन तक सिचुएशन किसी की जो तकलीफ है ज़्यादा होने लगती है। यूजली विद इन द फर्स्ट 10 डेज 9वें-10वें दिन में ICU या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की डिजीज़ है, फेफड़े की बीमारी है, उनमें ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होने की चांसेस है। अगर हम कोरोना वायरस के केसेस देखें तो मोर देन 80% हैव माइल्ड इलनेस। आम माइल्ड बीमारी होती है, जुकाम, नज़ला, बुखार हुआ,
आम ट्रीटमेंट लेने से वो ठीक हो जाते हैं, उनको कोई घबराने की बात नहीं है। और 20% जो हैं उनको ही निमोनिया होता है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और उन्हें 5% ही ऐसे हैं उन 20% में जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है और जिनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है जिसमें मोर्टेलिटी हो सकती है। इससे पहले 2009 में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 को महामारी घोषित किया गया था। किसी बीमारी को पेंडेमिक यानी महामारी तब घोषित किया जाता है जब उससे कई देश एक साथ प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही महामारी घोषित करने के लिए उस बीमारी या रोग का संक्रामक होना भी जरूरी है। भारत लगातार नवीन तकनीक का इस्तेमाल कर एक सुदृढ़ और विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भूस्थिति आंकड़े जमा करने और उनके उपयोग के लिए नई प्रणाली स्थापित की है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर इस प्रणाली का लोकार्पण किया गया। क्या है ये तकनीक, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। वैश्विक नौसंचालन उपग्रह प्रणाली GNSS ने हर तरह के सर्वेक्षण को आसान बना दिया। इसमें कई तरह की भू-स्थितिक प्रणालियों के आधार पर किसी भी चीज की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर जियो पोजीशनिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जिनके द्वारा एक अंतराल पर मैन्युअली डाटा जमा किया जाता है। इस डेटा को स्टेशंस पर लाकर उसे प्रोसेस कर नतीजे निकाले जाते हैं। इस तकनीक को ज्यादा सक्षम और सुलभ बनाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अब कोर्स यानी कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। इस प्रणाली का उद्घाटन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर किया गया। This is the latest technological advancement which we have brought in India. Conventionally, we used to use GPS and to find one's own position and to extend control. Earlier, we used to deploy 6 people with 3 GPS, but now with this establishment of the CORS network, one can get in 1 minute by deploying only one person. So you can imagine the kind of time saving and cost saving. कोर्स नेटवर्क एक ऐसा बुनियादी ढांचा है जो सर्वेक्षण के क्षेत्र में ज्यादा सटीक और रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। कोर्स एक भू स्थिति अवसंरचना है जो सटीक डिजिटल जियो पोजीशनिंग सिस्टम सेवा प्रदान करेगी। इसमें स्थापित रियल टाइम किनेमेटिक बेस स्टेशनों से आंकड़े नेटवर्क सर्वर तक जाते हैं। सर्वर इन आंकड़ों को सुधार कर उन्हें ज्यादा रफ्तार के साथ दोबारा प्रसारित कर देता है। इस तरह वेब नेटवर्क के द्वारा वास्तविक समय में सटीक और उन्नत आंकड़े लगातार प्राप्त होते रहते हैं। इस नए सिस्टम ने पारंपरिक RTK प्रणाली की सीमाओं को खत्म कर उन्हें ज्यादा दक्ष बना दिया है। जब कम समय में ज्यादा सटीक आंकड़े प्राप्त होंगे तो उनका उपयोग भी बेहतर होगा। कोर्स नेटवर्क के इस्तेमाल से नई पीढ़ी के राजस्व नक्शे तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही देश की बड़ी परियोजनाओं जैसे सड़क निर्माण, रेलवे परियोजना, नहर प्रणाली, सिंचाई परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी सर्वेक्षण जैसे कार्यों में आसानी और दक्षता हासिल होगी। Like you have a pillars of the building, if the pillars are strong, then the inside building is also strong. So similarly, the CORS network will provide a good, accurate and reliable reference framework on which all the mapping within the country will be done, which is useful for any development project or security related issues. You name anything and the position is important. पहल के तौर पर अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 200 कोर्स नेटवर्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें बाद में राष्ट्रव्यापी रूप दे दिया जाएगा। ये प्रणाली अन्य वैश्विक नौसंचालन उपग्रह प्रणालियों जैसे GPS, गैलीलियो, ग्लोनस के साथ और प्रबल होगी और जैसे जैसे इसमें सुधार होता जाएगा, भारत की विदेशी उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। कुल मिलाकर कोर्स नेटवर्क भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक और कड़ी साबित होगा। और ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अभी लौटते हैं, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। नासा के मार्स रोवर मिशन 2020 का आधिकारिक नाम परसिवरेंस यानी दृढ़ता रखा गया है। ये नाम अमेरिका के 7वीं कक्षा के एक छात्र एलेक्जेंडर माथेर द्वारा दिया गया है। नेम द रोवर निबंध प्रतियोगिता में अमेरिका के 28,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब माथेर को गर्मियों में रोवर के प्रक्षेपण का गवाह बनने के लिए फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन में आमंत्रित किया जाएगा। नासा ने जुलाई 2020 में अपना मंगल अभियान निर्धारित किया है। करीब 23,000 पाउंड वजनी नासा का ये मार्स रोवर एक रोबोट वैज्ञानिक के रूप में काम करेगा। पृथ्वी और चंद्रमा एक जैसे पदार्थ से नहीं बने हैं। नेचर जियोसाइंस पत्रिका में हाल ही में छपे एक अध्ययन के मुताबिक चंद्रमा पर ऑक्सीजन के अलग आइसोटोप भी पाए गए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी से नहीं बना है। चंद्रमा के निर्माण के सिद्धांतों के मुताबिक विशाल प्रभाव की परिकल्पना सबसे विश्वसनीय मानी जाती रही है। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक काल में थिया नाम का एक विशालकाय पिंड पृथ्वी से टकराया और इस घटना से चंद्रमा अस्तित्व में आया, पर वैज्ञानिकों को अभी तक थिया के होने के कोई सबूत नहीं मिले थे, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा पर ऑक्सीजन के एक ही तरह के आइसोटोप पाए गए थे। पर नए शोध में चंद्रमा की भीतरी परत के पत्थरों का गहराई से अध्ययन करने पर पाया गया कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन के अलग आइसोटोप मौजूद हैं। इससे वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि चंद्रमा का भीतरी कोर थिया से ही बना हो और ऑक्सीजन के अलग आइसोटोप थिया से आए हों। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और दक्षिण कोरिया ने अंतरिक्ष से प्रदूषण निगरानी के लिए संयुक्त रूप से उपग्रह माउंटेड उपकरण प्रणाली तैयार की है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। नासा के अनुसार ये परियोजना हर घंटे पृथ्वी की वायु गुणवत्ता की निगरानी करने में सक्षम होगी। एक बार जब उपकरणों को पृथ्वी की निचली कक्षा में तैनात किया जाएगा तो वो एक आभासी नेटवर्क स्थापित कर लेंगे और इस नेटवर्क के जरिए वो दुनिया के हर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता की सटीक निगरानी कर सकेंगे। इनसे प्राप्त डेटा का उपयोग प्रदूषण और वायु गुणवत्ता भविष्यवाणियां करने में किया जाएगा। उन्नीस सौ 1980 के बाद हिंद महासागर में डॉल्फिन की संख्या 90% तक कम हुई है। ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया के जेम्स कुक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके लिए ट्यूना मछली को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशाल गिल नेट जिम्मेदार हैं। गिल नेट जालों की एक दीवार होती है जिन्हें 5 से 20 मीटर की गहराई में लगाया जाता है। छोटी मछलियां तो इसमें से निकल जाती हैं, पर ट्यूना के साथ साथ शार्क, कछुए, व्हेल और डॉल्फिन जैसी प्रजातियां इसमें फंस जाती हैं और मर जाती हैं। शोधकर्ताओं ने 1981 से 2016 के बीच भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में किए गए 10 अलग अलग अभियानों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अब आपको नकली नोटों या नकली दस्तावेजों की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नवीन शोध के द्वारा ऐसा समाधान विकसित किया है जिसकी नकल करना संभव नहीं। सभी परीक्षण पास कर चुका ये अनुप्रयोग जल्द ही करेंसी नोट, स्टैम्प पेपर और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या है ये आविष्कार, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके द्वारा जारी करेंसी नोट रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और जब इन्हीं के बीच नकली करेंसी आने का खतरा बढ़ जाए तो लोगों में करेंसी को लेकर संदेह पैदा होता है। देश के सम्मान के साथ साथ सरकार और जनता का आर्थिक नुकसान भी होता है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक समाधान निकाला है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने खास किस्म की सुरक्षा स्याही विकसित की है।
जो नकली करेंसी नोटों को रोकने में मददगार हो सकती है। हर एक कंट्री अपने करेंसी नोट में यूनिक फीचर लगाती है। तो जो हमारी जो डिस्कवरी है जिसमें यूएस पेटेंट NPL का है, उसमें क्या है कि हम उस करेंसी को ऑप्टिकल लाइट पे, जो विजिबल लाइट है 400 से रफली 800 नैनोमीटर तक, उस पे वो इनविजिबल रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है। एक फ्रीक्वेंसी पे वो एक रंग देगी और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे दूसरा कलर देगी। अभी मुद्रा और अन्य दस्तावेजों के छापने के लिए स्याही के रंग द्रव्य आयात किए जाते हैं, जिसका फार्मूला दूसरों तक पहुंचने की संभावना रहती है। NPL के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक एवं नवीकृत अनुसंधान अकादमी गाजियाबाद के सहयोग से भारत में ही 2 रंग उत्पन्न करने वाले रंग द्रव्य यानी पिगमेंट विकसित किए हैं। सामान्य प्रकाश में ये सफेद पाउडर नजर आता है, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर पिगमेंट में 2 रंग उभरने लगते हैं। फ्लुओरेसेंस और फास्फोरेसेंस सिद्धांत पर तैयार इस रंग की स्याही का प्रयोगशाला स्तर पर करेंसी नोटों पर सफल परीक्षण कर लिया गया है। जब इन नोटों पर खास आवृत्ति से पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो लाल रंग नजर आता है और पराबैंगनी प्रकाश के बंद करते ही स्याही हरे रंग में बदल जाती है। इसी फार्मूले से गोल्डन रंग तैयार कर उसका पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी प्रयोग किया गया है, जिससे पासपोर्ट छापने के खर्च में कमी के साथ उसकी नकल को रोकना भी संभव हो सकेगा। जो आपने देखा होगा, जो उसका ब्लैक कलर का कवर होता है, जो इंडियन पासपोर्ट होता है, मोस्टली उसमें जो बाहर से जो एम्ब्रॉस किया जाता है एम्बलम, वो गोल्ड से ही होता है। सो दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन जो इंक हमने बनाई है, अगर उससे हम इसको प्रिंट करें तो गोल्ड की लुक गोल्ड लगेगी, तो एक तो सस्ती हो जाएगी, दूसरा क्या होगा कि वो 2 कलर में दिखेगा और ये बहुत इजीली जो पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। मटेरियल्स केमिस्ट्री C पत्रिका में प्रकाशित हो चुके इस शोध का भारत और अमेरिका में पेटेंट कराया जा चुका है। अब सरकारी स्तर पर निर्णय के बाद इस स्याही का प्रयोग शुरू किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ करेंसी नोट और पासपोर्ट बल्कि स्टैम्प पेपर, चेकबुक और दवाओं की पैकिंग आदि की जालसाजी को रोका जा सकेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। राष्ट्र के निर्माण और विकास में हमारे देश के वैज्ञानिक संस्थानों का अहम योगदान रहा है। ऐसा ही एक संस्थान है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, जहां भवन निर्माण और उनकी सुरक्षा से जुड़े अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। साइंस टूर में आज हम आपको इसी इंस्टीट्यूट का दौरा करा रहे हैं। रुड़की के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान देश की आजादी के वर्ष से ही शुरू किए गए CBRI के इस भवन की नींव 1950 में रखी गई थी। तब से लगातार ये संस्थान भवन सामग्रियों, संरचनाओं की उन्नत तकनीक विकसित करने, भूकंप रोधी निर्माण तकनीक के अलावा अग्नि सुरक्षा और भूस्खलन जैसी आपदाओं के न्यूनीकरण के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहा है। Central Building Research Institute, Roorkee, has worked on a large number of hazards that include landslides, earthquakes, cyclones, so on and so forth. In landslides, we have developed control measures. We have developed a warning system. As far as earthquake hazard is concerned, we have worked on a type of building system called as confined masonry. अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इनमें से एक है अग्नि अनुसंधान सेक्शन। यहाँ भवन निर्माण सामग्रियों पर आग से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी प्रयोगात्मक भट्टियां लगाई गई हैं।
इसी की एक कड़ी है अग्नि अनुक्रिया प्रयोगशाला। यहाँ विभिन्न सुविधाओं का इस्तेमाल कर अग्नि विरोधी सामग्रियों का अध्ययन और भारतीय भवन निर्माण कोड के अनुसार सामग्रियों का विकास किया जाता है। The material classified into 4 classes. Number 1 is class 1, that is very low flame rate, and that can be used anywhere in the assembly hall or anywhere important places, and that is mentioned in National Building Code of India Part 4, that is fire research. And the material class 4 with very rapid flame rate should not be used anywhere in the building. संरचना इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है भवन की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन। इसके लिए फुल स्केल मॉडल टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिनके द्वारा अलग अलग निर्माणों के स्वास्थ्य की जांच नवीन तकनीक से की जाती है। जैसे इस समय यहाँ एक मॉडल पर सेंसर लगाकर उस निर्माण की मौजूदा क्षमता का अध्ययन किया जा रहा है। इस तकनीक के द्वारा ऐतिहासिक और सार्वजनिक भवन सहित निजी इमारतों की सेहत का भी आकलन किया जा सकता है। Now there are methods which is called as structural health monitoring of buildings. At CBRI we have conducted extensive experimental investigation on buildings, and based on which we have successful enough to establish the methodology, and now it is being adopted at field also to address this particular problem. भवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान भूस्खलन आपदा न्यूनीकरण के लिए भी तकनीक का विकास कर रहा है, जिसमें भूस्खलन साइड निगरानी एक महत्वपूर्ण अंग है। प्राप्त आंकड़ों का प्रयोगशाला स्तर पर अध्ययन कर भूस्खलन के कारणों का पता लगाया जाता है। CBRI के वैज्ञानिक भूस्खलन पूर्व चेतावनी सिस्टम भी विकसित कर रहे हैं। संस्थान संरचना इंजीनियरिंग और आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में शैक्षणिक सत्र भी चलाता है, जिसमें M.Tech और PhD पाठ्यक्रम शामिल हैं। तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।